हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। देखिए, भर्ती कभी भी आ सकती है, वैकेंसीज कब आएगी, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कब एग्जाम होगी, ये सब चीजें कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात है केवल और केवल जो हमारे आर एस एम एस एस बी बोर्ड के अध्यक्ष है उनको है पता, या फिर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उनको पता है कि कब कौन सी भर्ती निकालनी है। तो क्यों हम उस चीजों के लिए फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, जब जिसके लिए सरकार ने उन लोगों को रखा है उनको भाई पेमेंट उसी बात का देते हैं कि कब कौन सी भर्ती करवानी है। हमें तो ये ध्यान देना है कि अपनी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि भर्ती आएगी और जाएगी। हम क्या करें, हम तो सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करें और कुछ भी नहीं करें। अब क्योंकि ये लगातार मेरा ये काम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आऊं, मोटिवेशनल वीडियो डालूं, 2 मिनट का वो शॉर्ट्स बना दूं। देखो भाई, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी की सोच होती है कि हम जल्दी से फेमस हो जाए, किसी की सोच होती है कि हम अपने कंटेंट के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर किसी का सिलेक्शन करवा करके अगर फेमस होते हैं तो एक अंदर से आत्मिक जो है एक आंतरिक खुशी मिलती है। जैसे कि एक मतलब कभी बाय चांस अगर ये कार्य कभी बंद भी करना पड़ा तो एक यादें हमारे साथ रहनी चाहिए कि हाँ, मेरी वजह से आज वो विद्यार्थी वहां पोस्टेड है। कोई विद्यार्थी जैसे लास्ट ईयर की वैकेंसी में लैब स्टूडेंट बना है, आज भी जब उसके हम स्टेटस वगैरह देख लेते हैं या वो हमारा स्टेटस देखते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि हाँ, ये मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ। कोई चूरू के अंदर आज जो है कोर्ट के अंदर एलडीसी लगा हुआ है तो एक अलग खुशी मिलती है। कोई वनपाल लगा हुआ है, अलग खुशी मिलती है। कोई ग्राम सेवक लगा हुआ है, कोई पटवारी लग गया, कोई एलडीसी बन गया, तो वो एक अलग खुशी दे रहा है। बस हमें ये नहीं चाहिए कि आप जो है शॉर्ट्स के मैं वीडियो बना दूं, या क्योंकि कई बार बच्चे बार बार सर वैकेंसी कब आएगी ये बता दो, ये मैं नहीं बता सकता। ये चीजें मैं हर बार बताता हूं फेमस होने के लिए या केवल और केवल वीडियो को वायरल करने के लिए। मैं जो है यहाँ पर आकर के ये होने वाला है, फिर लास्ट में कहूँ आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे कोर्स को बाय करो, वो करो। देखो भाई, बाय करना है नहीं करना आपकी इच्छा, पढ़ना है नहीं पढ़ना आपकी इच्छा। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं कि मुझे पता है कि मुझे वैकेंसी से पहले लैब असिस्टेंट का फिजिक्स का कोर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है तो कर देना है। अब बच्चे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो उसकी हेडेक है। वो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है नहीं चाहता है वो उसकी हेडेक है। मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं, मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूं, तो वो मेरी हेडेक है। मैं ले रहा हूं हेडेक, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूं। वरना जहां आज यूट्यूब के ऊपर आप जाकर के देखिए, कोई भी इस लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए फिजिक्स पढ़ाने को तैयार नहीं है। कोई किसी भी इससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाना तो है ही नहीं। जैसे ही वैकेंसी आएगी, हजारों एजुकेटर्स, हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वीडियो लगाने चालू हो जाएंगे और तब जो है व्यूज आना स्टार्ट होंगे। फिर हम जो है लगातार फिर मोटिवेशन के वीडियो डाले जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करें? है पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप भी पढ़ते रहो। बार बार प्लीज ये कमेंट मत किया करो कब वैकेंसी आएगी। व्हाट्सएप पे भी यही लिख रहे हैं कब वैकेंसी आएगी। भाई, नंबर इसलिए दिया है मैंने व्हाट्सएप का कि कोई समस्या हो, वो भी कैसी, पढ़ाई से रिलेटेड। अब तुम्हारे दिमाग की जो समस्या है उसका इलाज मेरे पास नहीं है। उसका इलाज फिर आप या तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए या फिर अपने घर पर बैठ करके अपने माता पिता की परिस्थितियों को देख करके अपने दिमाग का इलाज खुद कीजिए। मैं नहीं कर सकता। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करूंगा 2 लाइनों के साथ में। अरे मैं तो बोल बोल के आप लोगों के लिए थक गया हूं भाई, है ना। आज तो जबानें भी अब तो फिसलने लग गई है मेरी। कई बार क्लास में कुछ पढ़ा रहा होता हूँ और बीच बीच में कुछ भी याद आ जाता है। फिर ये आपका टेंशन होता है भाई, पढ़ रहे हैं कि नींद, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए, कि लाख दलदल हो पाव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में, कौन कहता है चलनी में पानी टिक नहीं सकता। पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो आप सभी लोग जो है अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। ये जो आज का आपका संघर्ष लिखा जा रहा है ना इस शांति काल में, इस शांति काल का मतलब जब कोई चारों ओर कोई भर्ती वगैरह नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं है, इसी को कहा जाता है शांति काल। और इस शांति काल में जो पढ़ रहा है एकाग्रचित्त होकर के, वही वही अपना सिलेक्शन करवाएगा। जब
आएगी ना लिस्ट है पीडीएफ, ओहो भाई साहब इनका सिलेक्शन हुआ, इनका हुआ, फर्स्ट रैंक इसकी आई, सेकंड रैंक इसकी आई, फिर अपना रोल नंबर नहीं मिलता है, तब हम लोगों को जाकर के बहाने बना करके केवल और केवल अपने आंतरिक मन को जो है संतुष्टि दिलवाते हैं। लेकिन रियली आप खुद सोचिए, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने लोगों को बोला कि मेरा नहीं हुआ है इस कारण से उस कारण से, क्या आपको अपने मन में एक खुशी हुई थी? क्या आपको अपने मन में ये हुआ था कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन मैंने मेहनत पूरी करी थी? गिल्टी फील होता है आपको, फिर भी आप नहीं सुधर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हम सुधरे। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे जिंदगी अभी तक गुजर रही थी, कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का, 20 वाला वो सोच रहा है अरे 20 का ही तो हूं मैं अभी, है अरे 20 में तो लोगों ने कुछ का कुछ उखाड़ रखा भाई, देखो जाकर के जिंदगी में। और कुछ लोग 30 के हो गए तब भी नहीं सुधर रहे, कुछ 40 का हो गया तब भी नहीं सुधर रहा, तब भी यही सोच रहा है अभी तो मैं वैकेंसी का फॉर्म तो भर ही सकता हूं। हाँ तो भाई 60 साल 70 साल 80 साल फॉर्म ही भरने में गुजार दो, है। फिर अपने बच्चों को भी दूसरों के उदाहरण देते फिरना, देखो बेटा उसने वो किया, फिर बेटा बोलेगा पापा आपने क्या किया? तो अपने बेटे को जवाब देने के लिए और अपनी माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ लो, है ना। तो चलिए अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं। चलिए देखिए, ज्ञान की बातें तो यहां चलती रहती है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, तो व्यतिकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था, यानी इंटरफेरेंस के बारे में। तो उसी व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण है, जो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस जो है उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो जो हमने पढ़ रखा है ना अभी तक, उसका क्या करना है, अब गणितीय रूप जानना है कि कौन से नंबर पर आपका कितनी दूरी पर चमकीला फ्रिंज बनेगा, कितनी दूरी पर डार्क बनेगा, ये सब जानना भी तो जरूरी है, काला नीला कैसा फ्रिंज बनेगा, है। चलो, तो अब ये अपना क्या है, तो ये है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। हेडिंग डालिएगा व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण के लिए एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, जिसे केवल समझना है, ठीक है। देखिए, ये है अपना एक लाइट का सोर्स। क्या है ये? एक है लाइट का सोर्स। आप लोगों को बताया था मैंने कि एक सोर्स लेंगे अपन, जिससे कि उस सोर्स को आगे जाकर दो भागों में तोड़ेंगे। देख लीजिए, ये रहा एक S1, ये रहा एक S2, ठीक है। अब ये जो यहां से लाइट आ रही थी, वो लाइट अब इन दोनों सोर्सेस से होते हुए आगे बढ़ रही होगी। तो हमने इनको आगे बढ़ते हुए ऐसा मान लिया, दो किरण ले ली कोई। एक किरण है ये रही, जो ये जा रही, देखो P बिंदु पर मिल रही है। एक S2 से आने वाली किरण है, जो ये रही P बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर से जा रही होगी वो एक दूरी तय कर रही होगी, और एक नीचे से जा रही है वो भी एक दूरी तय कर रही होगी। लेकिन दोनों के दूरी तय करने का अलग अलग दूरियां होगी भाई। दूरी तय करने में अलग अलग समय लगा होगा और अलग अलग दूरियां होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहां से यहां तक की दूरी अगर x माने, तो यहां से यहां तक की दूरी कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप एक कॉमन सेंस की बात है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि S1 से जाने वाला जो किरण है वो x दूरी तय करता है। कितनी? x दूरी। और जो ये S2 बिंदु है नीचे, ये वाला रिसोर्सेस, ये देखो ये गोले बना रहा हूं मैं, ये सोर्स जो है, इनको पीले कर दूं क्या? दिखाई देंगे अच्छे से, है ना। हाँ, एक मिनट एक मिनट, है ना। ये भाई साहब सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं? अच्छा, सिलेक्ट का ऑप्शन ले लिया था। ये S2 है, ये S1 है। इस S2 से जो है अगर दूरी मापे तो वो होगी क्या? x प्लस डेल्टा x, ठीक है। ये डेल्टा x कहां से आया? तो ये जो एक्स्ट्रा दूरी है वो भाई यहां से अगर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा दूरी बची है ना, ये वाली, ये है डेल्टा x। कितनी है? डेल्टा x है। समझ में आ गई बात? तो ये जो डेल्टा x है यहां पर, इसे कहा जाता है आपका पथांतर। यानी कि पथांतर को इंग्लिश में कहेंगे अपन क्या?
पाथ डिफरेंस, यानी जो इनके चलने का पाथ है, जो चलने का मार्ग है, उसमें कितना अंतर है। तो ये हो गया पथांतर डेल्टा एक्स। इसके बाद में ये जो डेल्टा एक्स पथांतर है, तो अब ये एक डी और दिख रहा होगा, कैपिटल डी है ना। कैपिटल डी क्या है? तो कैपिटल डी है जो ये प्रकाश था इसके सोर्सेस, और जो ये पर्दा लगाया है जहां पर व्यतिकरण पूरा देखने को मिलेगा, उस पर्दे के और इस प्रकाश के स्रोतों के बीच की दूरी, जो कि क्या है, कैपिटल डी है। ठीक है, दो चीजें याद रखना, पथांतर यानी डेल्टा एक्स, और कैपिटल डी यानी कि आपका दूरी है, ये किसके बीच की, तो प्रकाश के जो सोर्सेस है उनके और जो आपका पर्दा है इनके बीच की दूरी है। ठीक, और एक चीज यहां देखो, ये जो ओ डैश है इधर बीच में, देखो ये रहा है ना, और बीच का मतलब ये एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट है बेसिकली। तो ये जो ओ डैश है, इस ओ डैश से जो एक प्रकाश आ रही होगी वो सीधे 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 मान लीजिए ओ पर आ रही है, तो इसको अपन नाम देते हैं सेंट्रल पॉइंट। क्या नाम देते हैं? सेंट्रल बिंदु या केंद्र बिंदु। ठीक है, और ये जनरली चमकीला होगा। इस केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर, जहां पर आप इनका विश्लेषण करने वाले हो, जहां पर ये दोनों किरणें मिल रही है पी बिंदु पर, तो इस पी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उससे अपन क्या कहेंगे, वाई से डिनोट करेंगे। ये याद रखना कि किसको किससे डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा एक्स यानी पथांतर, पाथ डिफरेंस, कैपिटल डी यानी प्रकाश के स्रोत और आपका जो पर्दा है उसके बीच की दूरी है, वाई यानी कि सेंट्रल बिंदु से जो भी चमकीला या फिर जो भी आपका डार्क फ्रिंज मिलेगा उसके बीच की दूरी, यानी काला और चमकीला बिंदु जो मिलने वाला है उसके बीच की दूरी। ठीक है, तो सेंट्रल बिंदु से उसकी दूरी को कहते हैं वाई से रिप्रेजेंट। और इधर जो ये दो सोर्सेस बनाए जाते हैं S1 और S2, इन दोनों सोर्स के बीच की दूरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से, यानी छोटे वाले डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रखना, छोटा डी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो छोटा डी रिप्रेजेंट करता है दोनों प्रकाश के जो सोर्सेस अपन ने क्रिएट करे हैं, जो स्लिट है उनके बीच की दूरी को, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से। और जो दोनों के अलग अलग किरणें जो अपन ने प्रोड्यूस होगी, भाई एक S1 से जा रही है, एक इस सोर्स से गई, वो किरण है, तो इन दोनों किरणों के पाथ का जो अंतर है वो डेल्टा एक्स है। ठीक, समझ में आ गई बात। और इस सेंट्रल बिंदु से जिस बिंदु पर भी अपन बात करने वाले हैं, चमकीला होगा या काला होगा वो अपन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये सब चीजें अगर आपको याद है तो आप जो अभी आगे फॉर्मूलाज में लिखवाने वाला हूं वो सब समझ पाएंगे और उन फॉर्मूलों को यूज कर पाएंगे। इसलिए यहां पर इस डायग्राम में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो वो मैं आपका कमेंट जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे महत्वपूर्ण जितने भी सूत्र है इससे रिलेटेड, जितने भी संबंध है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। आप लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो संबंध आता है वो आता है फाई, और ये फाई क्या है वो भी बता दिया जाएगा। फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लियर। ये आप लिख लीजिए कि फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है, और के का मतलब होता है 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 पाई बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर याद रखना डेल्टा एक्स आपको बता दिया था अभी जस्ट, पथांतर है, पाथ डिफरेंस है, और आपका जो ये फाई है ये कलांतर है, कलांतर। ठीक है, अब कलांतर क्या होता है सर? कलांतर का मतलब है फेज डिफरेंस। जैसे देखो कि पाथ डिफरेंस है, वैसे ही एक होता है फेज डिफरेंस, यानी ये किस कोण से बाहर निकली, ये किस कोण से बाहर निकली, उन दोनों कोणों के बीच का जो अंतर होगा उसे अपन कहेंगे कलांतर। ये बेसिकली ज्यादा डिटेल में अपन तरंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कलांतर क्या होता है।
ठीक है। दो जब अपन वेव्स को लिखते हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ एक कोण लिया जाता है, उन दो कोणों का जो अंतर होता है उसे ही अपन कलांतर कहते हैं। तो यहां आप याद रखना कि पहली वाली किरण और दूसरी वाली किरण जिस कोण से निकली है उन कोणों के अंतर को कहेंगे कलांतर, ठीक है। और आपका जो लैम्डा है वो है तरंग दैर्ध्य। क्या होता है लैम्डा? तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। और ये होती है आपके जो प्रकाश लिया है उस प्रकाश की वेवलेंथ होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? तो तरंग दैर्ध्य होती है एक प्रकाश की, ठीक। चलो, इसके बाद में दूसरा जो इसमें संबंध आता है, मान लीजिए कि पहली जो किरण निकली थी उसकी इक्वेशन है A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या है? W1 यानी जो पहली किरण है S1 से जो किरण निकलेगी उसका नाम दिया W1, तो वो है A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये एक तरंग को लिखने का तरीका होता है या तरंग की जो समीकरण होती है वो इसी फॉर्म में होती है। ए होता है यहां पर आयाम, आगे बता दिया जाएगा अभी। ए होता है आयाम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये पहली किरण है। दूसरी किरण यहां पर आप लिखेंगे W2, और W2 होती है A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो पहली किरण जो पहले सोर्स S1 से निकली होगी और W2 जो दूसरी किरण है जो दूसरे सोर्स से निकली है। A1 और A2 यहां पर आयाम है, फाई यहां पर कलांतर है, ठीक है। के कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओमेगा जो है यहाँ पर कोणीय वेग होता है, जो आप आगे कोणीय वेग क्या होता है ये समझोगे 3D में, मतलब जो रोटेशनल वाला चैप्टर है उसमें। टी टाइम है, एक्स जो है वो दूरी है, ठीक। अब यहां पर जब ये दोनों किरणें मिलती है W1 और W2, तो मिलने पर, इन दोनों किरणों के मिलने पर एक नई किरण प्रोड्यूस होगी, एक नई किरण उत्पन्न होगी। और जो नई किरण उत्पन्न होगी उसका नया एक आयाम होगा। और वो आयाम कैसे निकलेगा वो आपसे पूछा जाता है, और वो पूछा गया है। 2016 का 18 का पेपर उठाकर देख लेना, पूछा गया है, ठीक है। तो ए आर यानी कि परिणामी आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है। क्या होता है? तो A1 का स्क्वायर यानी इस वाली का आयाम, फिर दूसरी वाली किरण का आयाम का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। इससे क्या निकलता है? इससे परिणामी आयाम, जो नई आने वाली, जो प्रोड्यूस होने वाली नई किरण है उसका आयाम निकलता है, ठीक है। ये लिखने के बाद आगे अपन लिखेंगे नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, दोनों जो अलग अलग किरणें उत्पन्न हुई इनके बीच। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू होता है A2 साइन फाइव डिवाइड बाय A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ठीक है। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? A2 साइन फाइव अपॉन में A1 प्लस A2 कॉस फाइव। क्लियर? याद रखना। तीसरा फॉर्मूला है कि इनकी जो तीव्रता होती है वो तीव्रता बराबर होता है के ए स्क्वायर। जो किरण है उस किरण की कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है के ए स्क्वायर। ए है यहां पर आयाम, के है कांस्टेंट, आई है इंटेंसिटी, तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट तीव्रता पूछी जाए, यानी कि आई आर पूछा जाए, जैसे यहां पर रिजल्टेंट आयाम पूछा जाता है, वैसे ही रिजल्टेंट तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद अच्छे से रखना। और वो होता है क्या? तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2
कॉस फाई। ठीक है, क्या होता है? तो आई आर इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, यानी पहली वाली किरण की तीव्रता दूसरी वाली की तीव्रता प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्या है? तो परिणामी तीव्रता। अब ये जो है ना बहुत काम की चीज है। देखो, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता अधिकतम, यानी कि जो अपने पास में नई किरण आने वाली है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? तो परिणामी तीव्रता अधिकतम कब होती है? अधिकतम होती है यदि cos फाई बराबर 1 हो जाए। अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए तो परिणामी तीव्रता अधिकतम आती है। कितनी आती है? अधिकतम आती है। ठीक है, अब अधिकतम क्यों आती है? क्योंकि फाई बराबर हो जाता है तब क्या क्या? तो cos फाई वैल्यू बराबर 1 है, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं? ये तो आपको पता होगा ना, साइन cos tan थीटा में अलग अलग वैल्यूज ली जाती है। तो cos फाई की वैल्यू अगर 1 आ रही है, इसका मतलब फाई की जो वैल्यू ली गई होगी वो या तो 0 ली गई होगी या फिर आपके प्लस माइनस 2 पाई ली गई होगी, या प्लस माइनस 4 पाई ली होगी, या प्लस माइनस 6 पाई 8 पाई ऐसे कुछ लिया गया होगा, जिसे अपन जनरल में लिख सकते हैं प्लस माइनस 2n पाई। और जहां पर n की वैल्यू आप ले सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट। ठीक है, और ये याद रखना, अधिकतम तीव्रता वाला केस अभी आगे काम आने वाला है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव यानी कि आपका संपोषी और विनाशी व्यतिकरण कहां हो रहे हैं, वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। पहले बेसिक समझा अपन ने कि देखो, याद रखना भाई, फाई यानी कलांतर बराबर होता है के डेल्टा एक्स, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लेमडा। तो इसका मतलब फाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इसमें डेल्टा एक्स क्या है? पथांतर। फाई क्या है? कलांतर। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। पहली किरण की समीकरण अगर ये है, दूसरी किरण की समीकरण ये है, तो परिणामी आयाम जो होगा वो ये होगा। दोनों किरणों के मध्य में कोण कितना होगा? तो वो ये होगा। फॉर्मूला याद रखना है। और आई बराबर होता है के ए स्क्वायर। तो नई जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अब परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी कब? अधिकतम तीव्रता तब होगी जब cos फाई बराबर 1 होगा, यानी संपोषी व्यतिकरण होगा यहां पर। ठीक है, आगे भी आ रहा है, ये सब लिखवाऊंगा। तो फाई बराबर हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 पाई, या प्लस माइनस 4 पाई, या 6 पाई 8 पाई ऐसे। इसका मतलब जनरल वे में अपन ये कह सकते हैं कि फाई कलांतर जो है वो अगर प्लस माइनस 2n पाई हो, कितना हो? प्लस माइनस 2n पाई हो, जहां पर n की वैल्यू आप 0 से लेकर कोई भी ले सकते हो, तो हमें अधिकतम तीव्रता मिलती है। ये पूछा जाता है, अधिकतम तीव्रता के लिए निम्न में से कितना कलांतर हो सकता है, और वहां ऑप्शन दिए जाते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो सीधी सी बात है कि पाई आएगा नहीं, क्योंकि आप एन की वैल्यू 0 रखोगे सबसे पहले तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, यानी पाई तो आ ही नहीं रहा, तो पाई नहीं हो सकता, 3 पाई नहीं हो सकता, 5 पाई नहीं हो सकता, लेकिन 2 पाई हो सकता है, तो 2 पाई टिक करोगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, परिणामी तीव्रता अधिकतम कब होगी? जब cos फाई बराबर 1 होगा। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो 2n पाई प्लस माइनस साइन के साथ, माइनस 2n पाई भी हो सकता है, प्लस 2n पाई भी हो सकता है। आगे आप लिखेंगे, अब इसको और समझते हैं। देखिए, अब फाई की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है कितनी? तो प्लस माइनस 2n पाई आ गई। ठीक है, और फाई की ही वैल्यू क्या होती है हमें पता है, के डेल्टा एक्स एक तो होती है, या फिर 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स होती है। तो 2 पाई बाय लेमडा एक्स अगर यूज की जाए, फाई की वैल्यू मैंने मान लो पुट कर दी 2 पाई बाय लेमडा एक्स, बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2n पाई, यही आएगा। अब यहां पर जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो 2 पाई कट गया, क्या बचा? अब देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा?
तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस एन लेमडा, यही आएगा। इसका मतलब अब क्या है, डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस एन लेमडा आ गया। तो डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस एन लेमडा आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, है इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो किरणों के मध्य में आपका पथांतर, कलांतर तो देख लिया कि प्लस माइनस 2n पाई होगा, पथांतर कितना हो सकता है तो 2n पाई हो सकता है, जहां पर n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू वही, ठीक है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। क्लियर, समझ में आ गई बात, ये याद रखना। अब ये तो समझ में आ गया, अब अधिकतम तीव्रता होती कितनी है ये पूछा गया था एक बार। अधिकतम तीव्रता कब होगी ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन अधिकतम तीव्रता होती कितनी है, वैल्यू कितनी होती है, तो आई मैक्सिमम होती है आपका कितनी, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ठीक है, कितनी होती है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होती है। अब इसमें भी कंडीशन लगा लो, यदि ऐसा हो जाए कि I1 बराबर हो जाए I2 के और ये दोनों बराबर हो I के, किसी एक वैल्यू के बराबर हो जाए दोनों के दोनों, तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा, या आप अलग करना चाहते हैं तो I नॉट लगा लीजिए तो और अलग से याद रहेगा। तो I मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, अधिकतम तीव्रता कितनी हो सकती है, 4I नॉट हो सकती है, ठीक है। ये पूछा जाता है सीधे सीधे, जो लिखवा रहा हूं ना इसमें से कुछ भी पॉइंट बना करके पूछा जा सकता है, तो सीधे सीधे याद होना चाहिए पहले तो। क्लियर, चलो अब ये जो बिंदु होंगे जहां पर अधिकतम तीव्रता मिलती है उन्हीं को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण बिंदु। तो आप लिखिए अब आगे इसी के साथ में कि ये बिंदु ये बिंदु समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण के बिंदु या समपोषी व्यतिकरण के बिंदु या व्यतिकरण उच्छिष्ट कहलाते हैं, व्यतिकरण उच्छिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि जो इसमें आपके जहां कहीं भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही हो, या फिर पथांतर n लेमडा आ रहा हो, या कलांतर 2n पाई आ रहा हो, उन सभी बिंदुओं को क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण के बिंदु या फिर व्यतिकरण उच्छिष्ट कहते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि उच्छिष्ट व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, तो प्लस माइनस n लेमडा, ठीक है, या फिर n की वैल्यू कोई रखवा देगा 3π 4π ऐसे, तो जो वैल्यू पूछी जाए वो आप बता सकें, ठीक है, ये याद रखना उच्छिष्ट के लिए। अब ऐसे ही आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट, ये 5 पॉइंट यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये ऐसे लाइन खींच के लो। पांचवा पॉइंट है आई मिनिमम, न्यूनतम तीव्रता कब होगी, भाई मैक्सिमम देखी, अब न्यूनतम तीव्रता कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम तीव्रता हो सकती है आपके तब जब, एक मिनट है ना, पहले वो कितनी होगी वो तो बाद में आएगा, पहले कब होगी वो देखते हैं। तो न्यूनतम तीव्रता कब होगी, जब आपके पास cos फाई बराबर -1 हो जाए, cos फाई बराबर कितना हो जाए, -1 हो जाए, तो उसे अपन कहते हैं न्यूनतम तीव्रता, ठीक है। अब cos फाई बराबर -1 है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई, ठीक है, +-3π +-5π डैश डैश डैश। क्लियर, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-पाई +-3π +-5π ऐसी। इसको अपन जनरल वे में ये लिखेंगे
कि फाई बराबर हो जाएगा ±2n-1 पाई। कितना हो जाएगा? ±2n-1 पाई हो जाएगा। और यहां पर n की वैल्यू आप क्या लोगे? तो n की वैल्यू आप ले सकते हो 1 से 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई भी 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो न्यूनतम तीव्रता कब होगी? जब cos फाई बराबर -1 आ जाए। ठीक है, और फाई बराबर, फिर अगर cos फाई -1 है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? ±पाई, ±3 पाई, ±5 पाई। ऐसे ही फाई बराबर क्या हो जाएगा? ±2n-1 इंटू पाई हो जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब फाई की वैल्यू रख दो। क्या? 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर, ये किसके हो जाएगा? ±2n-1 इंटू पाई के। अब यहां पर क्या होगा? कट कर देंगे। देखो जो जो कटेगा, पाई से पाई कट गया। ठीक है, कट गया तो कट गया। अब यहां पर डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा ±2n-1 लैम्डा अपॉन 2, जहां पर n की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 2 3 डैश 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 यही होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो न्यूनतम तीव्रता cos फाई बराबर -1 होने पर मिलती है, और फाई बराबर तब क्या होगा? तो ±पाई, ±3 पाई, ±5 पाई अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसी को जनरल वे में लिख सकते हैं कि फाई बराबर हो जाएगा ±2n-1 इंटू पाई। एन की वैल्यू क्या लेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक ले सकते हो। फाई की वैल्यू मैंने बता रखी है 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स भी होती है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अब क्या आ गई? तो डेल्टा एक्स अब की बार आया है अपने पास में 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 होती है। समझ में आ गई बात? तो ये आ गई अपने पास में अब पथांतर की वैल्यू, और ये आ गई इधर कलांतर की वैल्यू। ऐसे ही पीछे भी आपको बता दिया, पथांतर और कलांतर क्लियर कर दिया है। अब आगे लिखेंगे इसके अंदर, तो अब आगे जो आता है वो आ जाएगा न्यूनतम तीव्रता का मान। ठीक है, तो अब मैं सीधे लिख रहा हूं, इतनी नहीं लिखवा रहा। आई मिनिमम, आई मिनिमम बराबर होगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ठीक है, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ये क्या है? आई मिनिमम है। ये क्या है? आई मिनिमम है, यानी न्यूनतम तीव्रता का मान है। ठीक है, चलिए अब अगर ऐसा हो गया जैसा लास्ट बार अपन ने देखा था कि I1 बराबर I2 बराबर हो गया I0, भाई दोनों की वैल्यू सेम भी तो हो सकती है। ऐसे केस में आई मिनिमम तो सीधा क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0 यानी 0, कट गया तो। क्लियर? तो जब 0 होगा तो क्या होगा? पूर्ण अंधकार हो जाएगा, यानी पूरी तरह से विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, पूर्ण अंध एक मिनट है ना, कैसा हो जाएगा? पूरी तरह से अंधकार हो जाएगा, पूर्ण विनाशी हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण एकदम ही। ठीक, और जहां पर पूर्ण अंधकार होगा, या जहां आई मिनिमम मिलता है, या फिर जहां पर भी cos फाई की वैल्यू -1 मिलती है, या कलांतर की वैल्यू -2n-1 इंटू पाई मिलती है, या फिर आपके पथांतर की वैल्यू 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 मिलती है, उन बिंदुओं को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, या निम्निष्ट बिंदु कहा जाता है। तो लिखेंगे इन बिंदुओं को, इन बिंदुओं को विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण बिंदु, विनाशी व्यतिकरण बिंदु, या निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट बिंदु, बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? एक इसी के साथ में एक जो है आपके अलग से
आई का एक और रिलेशन भी आता है जो कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं केवल याद रखने के लिए, ठीक है। तो आई बराबर, इसे एक लॉ भी कहते हैं, लॉ का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा याद रखना कि आई बराबर होता है 4i0 कॉस स्क्वायर आपका 5/2 होता है, ठीक है। अभी क्या इसमें कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा सा याद रखना, पूछ सकता है कभी कभार सीधे यही, बस आई बराबर ये भी, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। बेसिकली ये एक एवरेज वैल्यू है जो निकाली जाती है। अपने को एवरेज कैसे निकला, क्यों निकला, आपने क्या करना है, अपने तो भाई लैब असिस्टेंट का एग्जाम देना है, और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, और वहां ये संबंध हो तो टिक कर देना, नहीं हो तो मत टिक करना, बस। इसके अलावा इसकी रिसर्च पे जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑप्टिक्स कोई छोटी सी चीज नहीं है। कॉलेज लेवल पर इसकी पूरी अलग से बुक आती है भाई, पीएचडी थोड़ी करनी है अपने, ठीक है। चलो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है तीव्रता से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। अभी और भी गणितीय विश्लेषण बाकी है ना, इतने में नहीं हुआ है भाई, अभी तो बहुत सारा इसमें। अभी तो अपन व्यतिकरण का चमकीला फ्रिंज कहाँ मिलेगा, डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगा, वहां नहीं पहुंचे हैं। अभी तो केवल वहां पहुंचने के लिए जितना पता होना चाहिए था वो बताया गया है। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, और अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, है ना। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए जोश के साथ में, जुनून के साथ में, और अपनी कॉपी को अपडेट रखिए। और एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास लेने का रीजन भी केवल यही है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कि आप लोग रिवीजन कर सकें, और अपने पास अभी टाइम है तो क्यों ना धीरे धीरे अच्छी चीजें सीख ले रहे हैं, है ना। तो आप इस समय का यूटिलाइजेशन करिए, अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए, और लगातार आपके लिए क्लासें आ रही है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए जो नेक्स्ट क्लास अपलोड हुई है उसको, और नोट्स बनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।